हद से ज्यादा किसी किताब को मत पढ़ना, बोर्ड एग्जाम का इंतजार मत करना। और फिजिक्स यदि पढ़ना है तो आ जाओ हमारे साथ, ऑब्जेक्टिव को कभी इनकार मत करना। वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स ड्राइवर ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे। क्वेश्चन बैंक से साल 2010 के फिजिक्स पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन खोलो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, अच्छे से दिखेगा, एकदम क्वालिटी नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t है। क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे हम इधर बनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि n अपवर्तनांक वाला एक तो मीडियम है जिसके पथ की लंबाई जो है वह दे रखा है t और इसका अपवर्तनांक है सर n। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत है कि जब इससे होकर के प्रकाश पास करेगा, पास कर रहा है, हमारा क्या लेना देना इसमें। अब यही पर बात नहीं रहेगी, बात आगे भी कह रहा है समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई कितनी है। समतुल्यांक निर्वात में मतलब इस मीडियम वाले पथ की लंबाई की तुलना इतनी ही लंबाई से निर्वात में कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतना ही लंबाई का मान लो कि हम निर्वात में भी प्रकाश को दोहराएं, इतना ही लंबाई। अब रह गई बातें यहां पर कि ये निर्वात की लंबाई है, इतनी लंबाई और इतनी मीडियम की है, दोनों में तुलना कर रहे हैं। ये निर्वात की लंबाई है, इसको पार करने में प्रकाश द्वारा लगा समय और इसको पार करने में लगा समय में अंतर होगा कि नहीं होगा, तुम लोग बताओ। क्योंकि प्रकाश मीडियम में और प्रकाश निर्वात में, तो आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो इतने समय को पार करने में जो समय लगेगा वह कम होगा अकॉर्डिंग टू मीडियम, और मीडियम में समय ज्यादा लगेगा। तो तुलना करने के लिए जो कह रहा है कि इसके पथ का लंबाई जो है वह t तुल्यांक होगा इसके पथ की लंबाई nt के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें समय भी लग रहा है। समय में रुकावट कौन पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो निर्वात में पथ की लंबाई जो है वह t, माध्यम की पथ की लंबाई nt के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है आपको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कुल मिलाकर। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, स्क्रीन पर इतनी सहूलियत मिल गई है और क्या चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो सर, हम कहां पूछ रहे हैं, बार बार साल में ही दे रहा है क्वेश्चन। 2010 में बताए हैं ना तुमको, जाके देखो वहां पे। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है, कल नहीं बताएं, संरक्षी होता है। बार बार एक ही चीज को पूछते रहते हो, बताओ स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बउआ, संरक्षी होता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सर गलत लिख रहे हैं आप, एकदम गलत लिख रहे हैं सर, ऑप्शन ए है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षित कैसा होता है, संरक्षी होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र, याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी देखो। 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU, 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU, 1 कूलम आवेश बराबर डैश ESU। आप इसको बार बार सर काहे बोल रहे हैं, हम समझ गए हैं, ये तो बहुत इजी है भाई। 1 कूलम आवेश जो है वह होता है 3 × 10⁻9 ESU के बराबर। बातें यही खत्म हो जाती तो कुछ और थी। फिलहाल में इस क्वेश्चन का टिक लगा लो। क्वेश्चन नंबर ए है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आगे की बातें हम बताते हैं, क्वेश्चन यहीं पर ठहर नहीं जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में यानी बोर्ड वाला पूछ देता है कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना होता है। 1 स्टेट कूलम जो है वह कितने के बराबर होता है, 1 स्टेट कूलम कितने के बराबर। स्पेलिंग पे मत जाना, हमारे हिंदी की स्पेलिंग बहुत सही लिखते हैं। 1 स्टेट कूलम बराबर
एक स्टेट कूलम बराबर कितना होगा? सर स्टेट कूलम होता क्या है? ESU का ही दूसरा नाम है स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम जो है वह कितने कूलम के बराबर? दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, एक ESU कूलम बराबर डैश कूलम। दोनों चीजें सेम है। स्टेट कूलम का मतलब ही ESU कूलम, समझ रहे कि नहीं? तो एक ESU कूलम में कितना कूलम? तो सर एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU के बराबर। तो झट से निकाल लो, एक ESU बराबर, इसको उठा के इधर भेज देंगे मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 1 बट्टा में हो जाएगा 3 × 10⁹ कूलम के बराबर हो जाएगा। C फॉर कूलम, C फॉर कूलम। समझ गया कि नहीं? अब देखो इसी में ऑप्शन में चेंजिंग क्या कर देता है, इसी को चेंजिंग कर देगा 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। तो पढ़ना है सवाल भी और देखना है ऑप्शन भी। एक ESU बराबर अगर कूलम में पूछे तो आप ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी लगा सकते हैं। अगर एक कूलम बराबर कितना ESU होता है तो सिर्फ आप प्लस वाला बिना बट्टा वाला लगाइएगा, याद रखिएगा। झोला भर के ऑप्शन मिला, समझ रहे कि नहीं? 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? बार बार कैलकुलेशन करना हमको अच्छा लगता है, बताओ तो यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन करने के लिए दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा यहाँ पे किसके बराबर होगा सर? मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश, उधर नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिवीजन के बराबर होता है कुल मिला के। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। विशिष्ट आवेश आप निकालना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, सिंपली है एकदम जरिया बता दे रहे हैं। यहाँ डिसमल से डिसमल बर्बाद हो जाएगा और इसको ऊपर भेज दीजिएगा, 10⁻31 में है, ऊपर जाएगा तो +31 में हो जाएगा, +31 में से 19 घटेगा, +31 में से -19 घटेगा तो 10⁻12 बचेगा। समझ रहे कि नहीं? प्लस वाले वैल्यू बड़ा है तो 16/91 इधर बचा, डिसमल से डिसमल खत्म होने के बाद गुणे में यहाँ पर देखिए 10 की घात कुल मिला के 12, सब्ट्रैक्शन आता होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 16/91 कटेगा तो है नहीं तो इससे एक 10 हम पैंचा ले लेते हैं, बाद में देंगे कि नहीं देंगे वो बाद की बात है। तो इससे एक पैंचा ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 0 बढ़ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको भाग दीजिएगा तो लमसम में इसका आएगा 91 दूनी 182 हो जाता है, तो 182 हो जाएगा, एक बार में लगाओ 91 और इधर बच गया आपका 160 में से 91 गया 169 बचा। डिसमल के बाद यहाँ पे 0 दीजिएगा तो 7 बार में लगेगा, 7 के समथिंग में आएगा, समथिंग में, और गुने में सर इधर 10 की घात कितना बचा था? 11 बचा था। बस समझ में आ रहा है? अब देखो ऑप्शन नंबर कितना है इसमें से, और विशिष्ट आवेश का मात्रक होता है कूलम प्रति केजी, ये साथ में भूलना नहीं। और देखो ऑप्शन कितना है, देखो ऑप्शन है सर ऑप्शन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट दे दिया, देखो इसमें पावर -11 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1.8 करके, तो हम बताए यहाँ पर 1.7 समथिंग है, इसी को आप लिख सकते हैं 1.8 करके, इसी को आप लिख सकते हैं, समथिंग को हटा के कुल मिला के 1.8 कर दीजिएगा, इनटू में 10 टू द पावर -11 नहीं, याद रखना +11 गलत दे दिया है, मिसप्रिंटिंग हो गया होगा बेचारे से, ऐसा नहीं है उसको नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिना टाइम पास किए हुए, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्यूशन ही है, कैलकुलेशन इधर करनी है क्या। तो 5 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर में देखो चित्र दे रखा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे चित्र दे रखा है ये और ये और ये और
यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ दे रखा है 20 वोल्ट, यहाँ दे रखा है y, यहाँ दे रखा है x, और इसमें C का वैल्यू दे रखा है 2 माइक्रोफैराड। यानी ये वोल्टेज एक सिरे का है, दूसरे सिरे का वोल्टेज है, और बीच में टर्मिनल है y और x। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में प्लेट x पर आवेश, दिए गए चित्र में प्लेट x पर कितना आवेश होगा। देखिए कितना आवेश होगा, निकाल लेते हैं हम। इधर वाले का बात कर रहा है, प्लेट x ये है, और इधर का वोल्टेज कितना है सर, 10 वोल्ट है। फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर C इंटू V से, फॉर्मूला लगाओ C इंटू V से। Q का मान कितना सर, C का मान दे रखा है दोनों सिरों के लिए 2 माइक्रोफैराड, बाद में मात्रक लिख लीजिएगा। और विभव यहाँ पे भी x सिरे की बात हो रही है, तो विभव दे रखा है कितना, 10 दे रखा है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। और मात्रा को कैलकुलेशन करेगा, बताओ मात्रा कैलकुलेशन करेगा, कर लो। यहाँ पे C का मात्रक क्या होता है, C धारिता है ना भाई, C धारिता है, तो इसका मात्रक हो जाए फैराड। V क्या है, V विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, बोलो ना रे, वोल्ट होता है रे। वो कितना समझाए रे, विभव कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो कुल मिला के कितना आया तुम्हारा, Q बराबर सर कितना होता है, Q बराबर 10 दूनी 2 बराबर 20। मात्रक देखो। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर कितना है, 6 नंबर जो है क्या कर रहा है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो एक किस्सा बताते हैं तुमको। जब बाथरूम से नहा के निकलोगे, ठीक है, और नंगे हाथ नंगे तार छिलके बोर्ड में घुसेड़ देना, ठीक है, एकदम मस्त आनंद आएगा। वो वाला गाना बजेगा मने मन, जोर का झटका है जोरों से लगा, समझ गए। तो कुल मिला के यहाँ पर कहना चाह रहे हैं हम, ये बातों को समझना चाहो कि सूखा शरीर जो होता है मनुष्य का, सूखा मतलब ये नहीं कि कुपोषण वाला शरीर हो, समझ रहे हैं कि नहीं। सूखा शरीर मतलब आप जब पानी के टच में ना हो, तब मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह होता है 50,000 ओम। कितना होता है, 50,000। वहीं आप जब अपने शरीर को भिगो लीजिएगा पानी से, किसी भी चीज से भिगो लेना, जरूरी नहीं है पानी से, तो आपका प्रतिरोध जो एकदम घट जाएगा। और आप जानते हैं हमारा शरीर पहले से विद्युत का सुचालक है, और प्रतिरोध ज्यों ही घटेगा, जानता है विद्युत प्रतिरोध क्या कहेगा, वो अपना बोरिया मिश्र समेटेगा और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा बढ़िया से, अब मस्त नचाएगा एकदम। तो 6 नंबर का ऑप्शन में क्या लिखना है, 50,000 ओम सर, ठीक है ना, 50,000 ओम हो जाएगा इसका आंसर। 6 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य का विद्युत प्रतिरोध 50,000, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बशर्ते कंडीशन है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, शरीर जो है वो सूखा होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। अब पतला उतला जो होता है ना, जो कुपोषण वाला होता है, जिसको खाने पानी नहीं मिलता, उसके शरीर में पानी नहीं रहता है एकदम से, तो उसका प्रतिरोध जो है वह 1,00,000 ओम भी हो सकता है, इसमें कोई कतई नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निकेल क्या होता है। निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये सब जानता है ना भाई, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। 7 का कितना लगाएगा, ऑप्शन नंबर देखो ना, सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, लौह चुंबकीय होता है सर, लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल, ठीक है, लौह चुंबकीय होता है। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता मतलब होता है झुकाव, वक्रता मतलब ये देखो इतना झुका हुआ है हमारा उंगली, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो नहीं इतना, अरे देखने रे इतना ही, वक्रता मतलब क्या, झुकाव होता है। और समतल की बात भी यहाँ पर हो रही है, तो समतल दर्पण समझता है ना, पूरा सीधा होगा तो इसमें झुकाव होगा ही नहीं, झुकाव होगा ही नहीं, इसके त्रिज्या को हम अनंत बोलेंगे, समझ रहे कि नहीं। समतल दर्पण की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अनंत। और एक बात तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका टिक लगा लो तुम, ऑप्शन नंबर कितना है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। और एक बात और याद रखना, त्रिज्या ही नहीं, त्रिज्या ही नहीं, और भी कुछ चीज जो होता है वह होता है सर, स्पेलिंग आप इतना गलत काहे लिख रहे हैं, लो
त्रिज्या ही नहीं, यहां पर अगर क्षमता की बात करें, समझ रहा है, या फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी जो है वो भी क्या होती है, फोकस दूरी ये भी अनंत होती है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कंडीशन है यहाँ पे। और समतल दर्पण का क्षमता अगर पूछे तो क्षमता लिखिएगा क्या, क्षमता क्या लिखिएगा, क्षमता लिखिएगा 0, क्षमता लिखिएगा क्या 0। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत, क्षमता 0। क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है सर, आएगा इतना दूर में। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डी नंबर टिक लगा लीजिएगा, डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी से भी लिखते हैं, कैपिटल डी। देखता होगा ये बोलते हैं क्या, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ रहता है। चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाएगा ना तो वहां पे पर्ची पे तुमको लिख लेगा 2 चश्मा 2 आंख तुम्हारे पास जो है, उसमें लगा लेगा प्लस 0.5 डी प्लस 0.25 डी। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। अब यहां देखो, डायोप्टर सर अगर ना रहे, कंडीशन यहां पर ये भी, डायोप्टर अगर ना रहे तब क्या करेगा, डायोप्टर अगर ना रहे तो क्या करेगा, तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। ऐसे सिंपली तुमको डायोप्टर दे देगा। हो सकता है बोर्ड एग्जाम वाले का माथा फिर जाए, तुमको कुछ भी दे दे। डायोप्टर नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे P बराबर 1/f और फोकस जो है क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को मीटर में ले सकता है या सेंटीमीटर में ले सकता है। मतलब कि फोकस दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे सब जो इसका मात्रक जो हो जाएगा वह नीचे में हो जाएगा मीटर, ऊपर में है 1, उसको ऊपर ले जाएगा जिसको लिखेगा मीटर इनवर्स। क्या लिखेगा, मीटर इनवर्स। या इसी को लिखा जाता है कभी कभी, बशर्ते यहाँ पर दे देता है प्रति मीटर करके, समझ रहे ना। तो ये रहे तो भी नहीं घबराना है, ऐसे दिया हुआ रहे तो भी नहीं घबराना है, ऐसे दिया हुआ रहे तो ही नहीं। इस सब में से कुछ मिलेगा तुमको डायोप्टर के अलावा तो भी तुम टिक लगा के चले आना, लेंस की क्षमता का मात्रक। क्लियर है। और क्या, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। और 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई। उत्सर्जक धारा क्या है, IE है। उत्सर्जक धारा IE है। किस ट्रांजिस्टर में, NPN ट्रांजिस्टर में। बातें तुमको बता देते हैं, N मतलब नेगेटिव, P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। तो NPN वो डायोड वाला चालक वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपको टीचर क्लियर ही पढ़ाया होंगे, वहां घबराने वाली बात नहीं है। NPN ट्रांजिस्टर है एक प्रकार का, उसमें धारा होता है। अब किसकी कौन कौन सी प्रकार की धारा होती है आप पढ़े होंगे। इसमें दे रखा है उत्सर्जक धारा को लिखा जाता है IE से। उसके बाद पढ़िए क्या है, आधार धारा होता है IB। आधार धारा क्या है, IB है। और संग्राहक धारा को लिखा गया है IC से। अब क्या पूछ रहा है, संबंध पूछा जा रहा है, इस तीनों का रिलेशन किस प्रकार का है। तो हम तुमको बता दें, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, हम बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे एकदम सही सही बताएंगे एकदम। क्या खाए है ना, खाए ना दे। IE बराबर होता है IB प्लस IC, समझ गया ना। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी को तुम 3 तरीके से लिख सकता है। कैसे, तो IC बराबर लिखना चाहेगा अगर तो क्या लिखेगा, IC बराबर लिखना चाहेगा तो B वाला उधर चले जाएगा, तो IC बराबर IE माइनस में हो जाएगा IB। समझ रहा है कि नहीं। इसी को और एक तरीका से लिख सकता है सर, IB करके लिख सकता है ना, IB करके सर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। IB बराबर कितना लिखो बताओ, यहाँ पे बताओ ना हमको रे। IC उधर चले जाएगा तो IE माइनस क्या हो जाएगा, IC के बराबर। अब देखो तुम्हारे ऑप्शन में इस तीनों में से कौनो सूत्र एगो है तो टिक मार दो, दूगो होगा तो दूगो में लगा देना। देखो कितना है, देखो ना रे। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुम्हारा ये देखो, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में अच्छा, पहला ऑप्शन भी है और दूसरा ऑप्शन भी है, समझ रहे कि नहीं। ये तो गजब हो गया ना, जो फॉर्मूला बना है सब मिल गया। तो 10 का ऑप्शन ए भी होगा और 10 का ऑप्शन बी भी होगा।
क्लियर है ना? तैयार रहो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं?